हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा वो इंडिया और अफ्रीका से रिलेटेड है। देखिए, अफ्रीकी पुनर्जागरण के लिए भारत का G20 अवसर है ना। भारत के पास इस वक्त G20 की प्रेसिडेंसी है। अब भारत के पास क्योंकि प्रेसिडेंसी है तो भारत को एक होप की तरह देख रहा है कौन? अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, स्पेशली अगर हम सहेल रीजन की बात करेंगे तो। ठीक है, आपका जो सहेल वाला रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। आप इस फोटो से समझ गए होंगे कि G20 की फ़ोटो लगी है, यानी कि इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है। और ये फ़ोटो से आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपका अफ्रीका वाला पूरा हिस्सा है। देखिए, यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ के रिप्रेजेंटेशन का ना के बराबर होना। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। अगर आप ब्रिक्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका जरूर आपको ब्रिक्स में दिखता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो अफ्रीका के जो देश हैं, अभी आप कहेंगे कि 6 में से सर इथोपिया को भी ज्वाइन करा लिया है, लेकिन बहुत कम है वो। ठीक है, और ज़्यादा वहाँ के रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। क्यों? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और न्यूज़ दिखा देता हूं मैं आपको कि देखिए, इंडियाज G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेनेसा। ठीक है, अफ्रीकन रेनेसा मतलब अफ्रीका के पुनर्जागरण के लिए। तो उसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, और अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। देखिए, 31 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है इस बैच की क्लोजिंग की। 31 अगस्त आपको याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये बैच जो कि ऑलरेडी 23 तारीख से अभी शुरू हो चुका है और अभी सिर्फ उसमें ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं। 31 तारीख से उसमें जो मेन सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, जो कि शुरुआत होगी आपकी अर्थव्यवस्था से, तो वो आपको याद रखना होगा कि 31 अगस्त एक लास्ट डेट रखी गई। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी क्लोजिंग डेट है 31 अगस्त। ठीक है, और इंग्लिश में या हिंदी में, मतलब बाइलिंगुअल में या हिंदी में या अंग्रेजी में, आप किसी भी भाषा में अगर अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि इस बैच में जो फीचर्स हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलते। इस बैच के अगर फीचर्स की बात करूं तो देखिए, इसमें एक तो प्रॉपर आपको फाउंडेशन बैच की तैयारी कराई जाएगी जनवरी तक। उसके बाद फिर आपका प्री पे फोकस करके एक प्री के लिए अलग से सीरीज चलाई जाती है। उसके बाद फिर मेंस की अलग से प्रिपरेशन होती है, फिर इंटरव्यू की होती है। और इन सब में जो सबसे खास है वो ये है कि जैसे ही आप प्री पास करते हैं तो आगे की सारी प्रिपरेशन आप यहाँ आकर के करते हैं। और सारा जो खर्च है वो स्टडी IQ वहन करता है, रहने का, खाने का, उसके अलावा आपका पढ़ाई का, लाइब्रेरी का, A to Z सारा खर्च है जो, वो सब स्टडी IQ वहन करता है। इसके लिए आपको अभी अगर कितनी फीस देनी है? 29,999। इसमें ही ये सब कुछ शामिल है। 29,999 में आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, तभी ये फीस 29,999 हो पाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आज आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ वो आपसे अफ्रीका के बारे में है ना, अफ्रीका। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका की, जैसा कि मैंने कहा, कि स्थिति में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और आपको पता है कि 54 देशों का एक समूह है। ये जो आपका कॉन्टिनेंट है ये एक 54 देशों का एक समूह है। यहाँ पर 54 देश हैं। और यहाँ पे जो अगर मेजर प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो सहेल वाले रीजन की वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन की गई है। उस पर मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हमसे उम्मीद क्यों कर रहा है। देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक शब्द होता है जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है ना। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? ग्लोबल साउथ का इसकी लोकेशन से कोई मतलब नहीं है कि साउथ के सारे कंट्री को मिलाकर के कह रहे हैं, ऐसा कोई भी इसका मतलब नहीं है। ग्लोबल साउथ एक शब्द है, जियोपॉलिटिक्स का एक शब्द है जो कि इस्तेमाल किया जाता है जो आपके विकासशील देश होते हैं। ठीक है, जहां पर समस्याएं लगभग एक जैसी हैं, तकनीक से जो जूझ रहे हैं, जो विकास के लिए अभी जूझ रहे हैं, या आपके कह सकते हैं कि जो अभी विकसित होने के लिए बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे देशों का सहयोग चाहते हैं। ठीक है, तो वो सभी, तो अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत को एक तरीके से ग्लोबल साउथ का एक लीडर की तरह माना जाता है। और एक और भी है जिसको, जो अपना क्लेम करता है कि नहीं, यहाँ का लीडर तो हम हैं। और कौन है वो है आपका चीन। ठीक है, चीन भी ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है।
लेकिन क्योंकि भारत की जो वैल्यूज़ हैं, जो भारत के मूल्य हैं, वो कुछ इस तरीके के हैं जिससे कि भारत से ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। प्लस तकनीक के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि तकनीक आज की डेट में ऐसी चीज़ है जिससे कि पूरा का पूरा पुनर्जागरण किया जा सकता है। तो तकनीक एक टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है जो उसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के मामले में तो आप समझ ही रहे होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में आप मेरी बात को समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 है जो, वो हमने इतने सस्ते में और बिना मतलब इतने कम संसाधनों के होते हुए भी उस जगह पर आज हम पहुंच गए। और आप कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो साउथ पोल वाला पार्ट है वहां पहुंचने वाले, मतलब हमने 70 डिग्री पर पहुंच गए। तो इतना पास, साउथ पोल के इतना पास पहुंचने पर वाला भारत है जो वो पहला देश बन गया है। मतलब ये डार्क साइड का एरिया जहां अंधेरा रहता है और इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर, टेम्परेचर इतना ज़्यादा मतलब कम है टेम्परेचर कि जहाँ पे उपकरणों का काम कर पाना बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे भी तकनीक की मदद से जो आपका भारत है उसने एक सफलता हासिल की है। तो ऐसे देश से उम्मीद बनती है, ठीक है। अब क्योंकि इस वक्त स्थिति यह है कि G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? भारत के पास। अब G20 की प्रेसिडेंसी क्योंकि भारत के पास है, तो भारत से ये उम्मीद बनती है कि जिस तरह से वहां पर यूरोपियन यूनियन, भाई G20 में कितने देश हैं? 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन, तो वैसे ही अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जा सके। ठीक समझिएगा इस बात को कि अब यूरोपियन यूनियन है जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन अगर शामिल हो जाता है तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर आपकी राजनीतिक अस्थिरता रहती है उसमें कंट्रोल हो जाएगा, जो वहाँ पर आपकी आर्थिक अस्थिरता रहती है उसमें कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर उनको सारे G20 देशों का एक सहयोग मिलेगा, तो भारत से ये उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, मैं जो अभी सहेल रीजन की बात कर रहा था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सहेल रीजन है जो, वो ये वाला रीजन है, ठीक है। मॉरिशाना, माली, नाइजर, नाइजीरिया और आपका चैड और सूडान, ये वाला रीजन। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ऊपर का सहारा वाला रीजन हो गया और नीचे का आप कह सकते हैं ये सवाना वाला रीजन। तो इनके बीच का जो एरिया है वो उसको हम सहेल रीजन कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल में पढ़ेंगे कम से कम 1 से 2 पैराग्राफ हैं जो वो इसकी समस्याओं को लेकर के ही लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, यहाँ पर आपके पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता की समस्या, हर एक तरह की जो समस्या आप सोच सकते हैं। मतलब सामाजिक स्तर पर यहाँ पर आपके जो ट्राइबल्स हैं उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। मतलब किसी भी स्तर पर आप देखेंगे, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर तरीके की यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं ये लोग। और मतलब यहाँ पर अभी कूप भी आपने देखा है ना, नाइजर में कूप का मतलब हुआ कि जब मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है तो वो कूप भी वहां पर चल रहा है। तो मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस रीजन में अब ये बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन संसाधनों की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, संसाधनों की बात करते हैं, तो ये पूरा जो अफ्रीका है ये अपने आप में एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह सामने आता है। और आपको अभी संसाधनों से आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर ये काम कर दिखाया, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो इसको होगी। ठीक है, क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो ये भी एक पाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, अफ्रीका वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त कोई ट्रेड कर रहा है तो वो चाइना ही कर रहा है। और जैसे कि इन्होंने जो लिथियम आयन बैटरी वाला जो पार्ट है वो उस पर इन्होंने क्या, चीन ने मोनोपोली अपनी बना रखी है। लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? वो अफ्रीका के देशों से आता है ना। अफ्रीका में जो आई थिंक कॉन्गो से, वहाँ से उन्होंने जो उस रीजन में जितना भी ये लिथियम वगैरह है उसका पूरा इंपोर्ट वो वहाँ पर करवाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड ये कर रहा है। अब अगर ग्लोबल साउथ का जो लीडर जो भारत है, अगर भारत ने उनको अपने में शामिल, मतलब G20 में अगर शामिल करवा दिया तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए भी फायदा होगा। अब देखिए आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम अलग हैं। मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, जो अभी मैंने आपको बताई कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स अफ्रीका में हो रहे हैं क्योंकि आज क्या है कि सब आपस में कनेक्टेड है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ से प्रॉब्लम क्यों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यूक्रेन वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। यूक्रेन में अभी समस्या हुई तो हमारे यहाँ पर तेल के दामों में, या फिर आप कह सकते चलिए वीट तो भारत खुद ही उगाता है, लेकिन ग्लोबल स्तर पे आप देखेंगे तो गेहूं की स्थिति कितनी ज़्यादा महंगा हो गया। ठीक है, तो ये ग्लोबल अगर आप ये कहें कि पूरे विश्व में अगर किसी भी जगह पर एक समस्या जो निरंतर लंबे समय तक चल रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अछूता रह जाएगा। मतलब सबको उस समस्या के साथ झेलना पड़ेगा, सबको उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पर एक जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है भारत को, और भारत के लिए भी एक विन विन सिचुएशन रहेगी। क्यों? क्योंकि संसाधनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो संसाधन है, अफ्रीका के संसाधन है वो भारत के साथ उनका जो अच्छा टाई अप वगैरह हो सकता है, प्लस उनके विकास के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी अगर वो G20 में शामिल हो जाते हैं। तो G20 की अध्यक्षता क्योंकि भारत के पास है तो ये उम्मीद है जो वो भारत से की जा सकती है। अगर हम अपने ट्रेड की बात करें कि हमारा उनके यहाँ योगदान क्या क्या है, तो देखिए हम उनके साथ 100 बिलियन का ट्रेड, ठीक है, $100 बिलियन का जो ट्रेड है वो भारत और अफ्रीका के बीच में है। इसके अलावा भारत है जो वो अफ्रीका में 5th लार्जेस्ट, ठीक है, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मतलब जो चीज़ें हैं जो हम बेचते हैं तो 5th लार्जेस्ट निर्यातक हैं जो हम अफ्रीका के बने हुए हैं, ठीक है। और हमारे अगर संबंधों की बात करेंगे तो संबंध तो देखिए आप गांधी जी के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, गांधी जी के साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर रंगभेद की लड़ाई लड़ी, उसके बाद आज भी वहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल को माना जाता है, ठीक है। तो हमारे संबंध उनके साथ अच्छे हैं। उसके अलावा हम कहाँ कहाँ पे फ़ायदा कर सकते हैं, देखिए हम तकनीक के मामले में उनको फ़ायदा कर सकते हैं, IT के मामले में आप स्पेशली अगर कहेंगे तो वहाँ पर हम उनको फ़ायदा कर सकते हैं, टेलीकॉम के मामले में हम उनको फ़ायदा कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के मामले में हम उनका साथ दे सकते हैं, खेती के मामले में हम उनका साथ दे सकते हैं। इसके अलावा आप कहेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, तो ये सब वो क्षेत्र हैं जहां पर हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं। तो भारत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह भारत को यहाँ पर देखा जा रखा है। इवन आप ये देखेंगे कि हमारा जैसे UPI है ना, इसको आप एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं कि हमारा जो UPI है वो क्या है, दूसरे देशों में बहुत सारे देश उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो तकनीक है, मतलब UPI की जो तकनीक है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए है जो, इसको हम वहाँ पर भी लागू करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं, कई सारे क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं उनकी। और उसके अलावा जिस तरीके से अभी चीन की वहाँ पर एक जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के वहाँ पर जो मोनोपोली चल रही है, वो मोनोपोली को है जो वो भारत है जो वो ख़त्म कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि उसके साथ भारत भी एक उनके लिए ऑप्शन की तरह वहाँ पर पहुँच सकता है। जैसे अभी कोबाल्ट है, ठीक है, तो कोबाल्ट पूरा वो वहाँ से लेते हैं, लिथियम वहाँ से लेते हैं, ठीक है, अफ्रीका से लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो वो भारत भी एक ऑप्शन की तरह उनके सामने आके खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है वो क्या है कि पूरे विश्व में एक जिसका लोहा माना जा सकता है। और जिसकी वजह से अभी क्या है कि क्योंकि भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है G20 वाली, G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भारत जो अफ्रीका का पुनर्जागरण, मतलब अगर G20 में शामिल करवा दिया भारत ने, ठीक है, तो चाइना जरूर चढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत को अगर रियल में ग्लोबल साउथ का एक लीडर की तरह बनना है और अपना लीडर की तरह सामने आना है, तो उसको ये चीज़ करनी ही होगी। और एक ऐसा देश जिसमें तरह तरह की समस्याओं से जो जूझ रहा है, ये एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि इसको यहाँ पर डील किया जाए। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, या ओम द्विवेदी स्टडी IQ को सर्च करके भी मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।